का अपना जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था मैनेजमेंट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे कि मैनेजमेंट की जो एक्चुअली हमने फंक्शन पढ़े थे वहाँ पे हमने 5 एक्टिविटी पढ़ी थी, 5 फंक्शन ब्रॉडली क्लासिफाइड थे वहाँ पे। ठीक है, तो उसी का एक पार्ट है, अलग से एक और चीज़ दे रखी है कि जब हम 5 तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उनके बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन होना कंपलसरी है। कि विदाउट कोऑर्डिनेशन क्या होगा, अगर प्लानिंग को हम अगर हमने प्लानिंग अच्छी कर ली लेकिन क्या हुआ उसकी ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्मिंग एक्टिविटी हम प्रॉपर वे में 4 फंक्शन प्रॉपर वे में नहीं कर पाए तो भी हमें गोल अचीव नहीं होगा। या प्लानिंग अच्छे से कर ली हमने, सपोज ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली, स्टाफिंग भी कर ली, लेकिन लास्ट में डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग वाले फंक्शन हम प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेंगे तो भी हमारा गोल अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या रिक्वायरमेंट निकल के आती है अगर हम फंक्शंस को पढ़ते हैं कि जितने भी 5 के 5 फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट जो भी एक्टिविटी कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन सब के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। मींस सारे के सारे कलेक्टिव एफर्ट्स, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या है, एक कलेक्टिव एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है। तो उस ग्रुप एक्टिविटी में क्या है, मैनेजमेंट के ही अगर टास्क के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन का मींस क्या है वो भी अपन समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक्चुअली अपन समझते हैं कोऑर्डिनेट का मतलब होता है सब चीजों को एक साथ में लेके चलना। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि आपके 3 सब्जेक्ट है, एक है अपना बिजनेस स्टडी, एक है अकाउंटेंसी, एक है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, इकोनॉमिक्स की क्लासेस अच्छे से लग रही हैं, आप अच्छे तरीके से उनकी स्टडी भी कर रहे हो, अकाउंट्स की भी स्टडी प्रॉपर वे में हो रही है, लेकिन बात आती है बिजनेस स्टडी की तो बिजनेस स्टडी आप प्रॉपर वे में कंप्लीट नहीं कर रहे हो। मींस आपको पास होने के लिए तीनों के तीनों सब्जेक्ट चाहिए, परसेंटेज बनाने के लिए तीनों सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है आपकी उन तीनों एक्टिविटी में प्रॉपर तरीके का तालमेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एज ए स्टूडेंट, अपनी परसेंटेज लेके आना, अच्छी रिजल्ट्स लेके आना, अच्छे मार्क्स लेके आना, तो वो आपको कभी भी अचीव नहीं होगा अगर आप कोऑर्डिनेशन सामंजस्य नहीं बैठाएंगे। उसी का नाम है कोऑर्डिनेशन। अब इसकी टेक्निकल टर्म को अपन समझते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या चीज है। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स। अब फोर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मली होता है, फॉर्मल वे में होता है, मैंडेटरी नेचर का होता है, इसलिए इसको अपन फोर्स बोल रहे हैं यहाँ पर, मैंडेटरी इन नेचर। कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर फोर्स होना चाहिए। वो फोर्स किस चीज के लिए है, वो क्या चीज के ऊपर फोर्स कर रहा है, विच सिंक्रोनाइजेज ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सिंक्रोनाइजेशन का मीन्स क्या होता है, सारी की सारी एक्टिविटीज, सारे के सारे जितने फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, फंक्शंस में हम बात करें जैसे कि हमारी प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है एंड कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हो गए अलग अलग, जो कि एक मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो वहां पे उसको ये परफॉर्म करने होते हैं, तभी कोई भी ग्रुप ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमें अचीव हो पाएगा। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्टिव की जो जो ये 5 फंक्शन है, इन सब के बीच में तालमेल बैठाना, सिंक्रोनाइजेशन का मीन्स है सारी चीजों को आपस में तालमेल बैठाना। ठीक है, पास्ट एक्टिविटी कोई हमने प्लानिंग की तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग जैसी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम स्टाफ लेके आएंगे, स्टाफ जैसा आया है उसके अकॉर्डिंग उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करेंगे। और कंट्रोलिंग एक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, प्लानिंग पे। अकेले हम चाहे कि कंट्रोलिंग एक्टिविटी कर लें, नहीं हो सकती, किस पे डिपेंड है, प्लानिंग पे। तो ये सारी की सारी इंटरलिंक्ड है, तो इनको आपस में तालमेल होना जरूरी है। उसको अपन बोल रहे हैं वो फोर्स जो क्या इन सारी की सारी एक्टिविटियों को आपस में तालमेल बैठाने का काम कर रहा है, उसको अपन बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। दूसरी चीज, एक तो फंक्शन बताया, दूसरा क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट कौन कौन से अपने पास, एक हो गया हमारा परचेज डिपार्टमेंट, एक हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसके बाद है अपना सेल्स डिपार्टमेंट, एक हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक हो गया अपना फाइनेंस। अभी इनसे ही समझते हैं अब कैसे इनके बीच में सामंजस्य क्यों जरूरी है। अभी हमने बात की थी मैनेजमेंट के फंक्शन की, अब बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स की। एक ऑर्गेनाइजेशन काफी सारे डिवीजन और डिपार्टमेंट में कन्वर्ट रहती है, डिवाइडेड रहती है। अब क्या हुआ, अब सपोज परचेज डिपार्टमेंट को चाहिए कोई, परचेज डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि मैं प्रोडक्ट
परचेज करके दूंगा किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला कि मेरे को जरूरत है कोई ए प्लस कैटेगरी के किसी गुड्स की, ठीक है, और ये परचेज डिपार्टमेंट वाला बोल रहा है, यहाँ पर हमने बोला कि हमको चाहिए ए प्लस कैटेगरी वाला कोई गुड्स चाहिए, और यहाँ जो हमें परचेज डिपार्टमेंट वाला अवेलेबल करा रहा है वो करा रहा है बी पॉजिटिव कैटेगरी वाला गुड्स। तो मींस क्या हो गया, दोनों के बीच में तालमेल नहीं होगा तो क्या होगा, ना तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रॉपर वे में अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा, ना परचेज डिपार्टमेंट कर पाएगा। तो अकॉर्डिंगली ये फोर्स क्या कह रहा है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में तालमेल होना। अब इन दोनों के बीच में तालमेल कैसे होगा, मैनेजमेंट क्या काम करेगा, मैनेजमेंट प्रॉपर कब बोला जाएगा, जब परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, गुड्स प्रोड्यूस करके देगा रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी, मार्केट में अगर अवेलेबल ही नहीं है ए प्लस कैटेगरी का गुड, तो अकॉर्डिंग टू द परचेज डिपार्टमेंट वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चेंज करेगा। हो सकता है कि अगर बी पॉजिटिव वाले में अगर कुछ फर्दर प्रोसेसिंग करके उसको काम चला सकते हैं तो वो उससे काम चलाएगा। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तभी तो ग्रुप ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, क्योंकि अल्टीमेटली काम क्या है, अगर परचेज डिपार्टमेंट ने सही गुड्स इसके अकॉर्डिंग नहीं दिया तो ये क्या करेगी, सारे के सारे एक्टिविटी करना पर बंद कर देंगे, इनके गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा इन दोनों फंक्शनों को, तब जाके या तो क्या हो, सिंक्रोनाइजेशन कब होगा, या तो ए कैटेगरी की जगह बी कैटेगरी वाला गुड्स यूज करे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग परचेज डिपार्टमेंट गुड्स अवेलेबल करवा दे। तो ये क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्स डिपार्टमेंट की। अब सेल्स डिपार्टमेंट ने मान लीजिए कोई ऑर्डर लेके आया सेल्स डिपार्टमेंट से 10,000 यूनिट, ठीक है, 10,000 यूनिट का ऑर्डर लेके आता है, और इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ड्यूटी क्या है, ऑर्डर है कब तक फुलफिल करना है, डेट क्या है इसकी, सपोज ये देना है 20 मई 2020। तो अभी जैसे अब यहाँ हम सिंक्रोनाइजेशन देखेंगे कैसे करेंगे सिंक्रोनाइज करना, अभी बताता हूँ आपको कि जैसे मैं बता रहा था सेल्स का ऑर्डर लेके आया 10,000 यूनिट चाहिए 20 मई तक अवेलेबल करानी है कस्टमर को। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ड्यूटी क्या है, ऑन और बिफोर क्या करना पड़ेगा, उसको गुड्स प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी कितनी, 20 तारीख से पहले पहले क्या करेगा 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करके देगा सेल्स वाले को, जिससे कि वो अपने ऑर्डर को फुलफिल कर पाए। अगर सपोज करो, अब सिंक्रोनाइजेशन यहाँ समझते हैं कि अब सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग क्या निकल के आया, सारी एक्टिविटियों को आपस में तालमेल बैठाना, कनेक्ट करना, जिससे कि सबके ग्रुप ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। हमारा काम क्या है, सिंगल माइंड अप्रोच में सारे के सारे डिपार्टमेंट में मैन पावर काम करे। सबका गोल क्या है, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट लाना, ऑर्गेनाइजेशन की सेल बढ़ाना। अब पता चला कि अगर सेल्स वाले का ऑर्डर ही फुलफिल नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर फुलफिल नहीं होगा तो कस्टमर ऑर्डर ही नहीं देगा। ठीक है, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, मार्केट साइज रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो सिंक्रोनाइजेशन को अगर अपन कॉमन सेंस में समझें तो सिंपली अपन कह सकते हैं सारी की सारी एक्टिविटी के बीच में कनेक्टिविटी क्रिएट करना, उन सबको आपस में मर्ज करना, ठीक है, जिससे वो सब मिलकर एक सिंगल रिजल्ट निकाल के दे सकें। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट क्या था, प्रोडक्शन और सेल्स दो डिपार्टमेंट आपस में जरूरी है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसने 10,000 यूनिट लेके आया तो इसको 10,000 बनाकर उस डेट से पहले पहले ऑर्डर डेट से पहले प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गए अपने डिफरेंट टाइप ऑफ डिविजन्स। तो यहाँ दो चीज निकल के आ रही है, सिंक्रोनाइजेशन किसका, एक तो फंक्शंस का, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग कंट्रोलिंग, और डिपार्टमेंट की डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही हैं उन सब डिपार्टमेंट में भी क्या होना चाहिए, आपस में सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट इन, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। अब ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, एक साथ अब एक बार में कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है पता ही नहीं चलेगा। जब अब सिंक्रोनाइजेशन का थोड़ा और ब्रॉड मीनिंग समझते हैं। ओवरलैपिंग एक्टिविटी कैसी होती है, जहां पर शेड्यूल नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगी तो क्या होगा, ओवरलैपिंग क्रिएट हो जाएगी। ओवरलैपिंग का मतलब एक साथ एक एक्टिविटी, सपोज एक टाइम पर कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जैसे ऑर्डर की बात ले लेते हैं, सेल्स ऑर्डर की, पहले किसी एक क्लाइंट का अपने को ऑर्डर फुलफिल करना था 20 मई वाला, ठीक है, इस इन बिटवीन क्या हुआ, दूसरा ऑर्डर भी निकल के आ गया। अब इन दोनों ऑर्डर में से कौन से ऑर्डर को पहले फुलफिल किया जाए, अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाएगी। कौन सी एक्टिविटी कब होनी है ये हमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, डुप्लीकेशन।
अगर कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं तो कुछ टास्क हमारे ऐसे होंगे जो क्या होना शुरू हो जाएंगे, डुप्लीकेसी होना शुरू हो जाएगी उनकी। डुप्लीकेसी की बात करें तो कैसे, पे की एक्टिविटी एक से ज्यादा बार परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद डिले, डिले का मीन्स क्या है, डिले एंड चाउसेस। डिले एंड चाउसेस का मतलब ऑर्डर टाइम पर फुलफिल ना होना, वो भी अपने आप में डिले है। प्रोडक्शन टाइम पर ना होना, गुड्स रॉ मटेरियल टाइम पर अवेलेबल ना होना, टाइम पर पेमेंट रिलीज ना होना। तो मीन्स अल्टीमेटली क्या हो गया, सारे के सारे डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएंगी, प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं हो पाएंगी अगर हम एक कोऑर्डिनेशन जैसा छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं। मीन्स सारे फंक्शन अगर हमें परफॉर्म करने हैं तो कोऑर्डिनेशन तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बाकी जितनी एक्टिविटी है वो भी परफॉर्म नहीं हो पाएंगी। अगर परफॉर्म होंगी तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट उनका निकल के नहीं आएगा। इसके बाद है इट इज कंसर्न विद द ऑल थ्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ बात चल रही है कि कहाँ कहाँ अप्लाई होता है ऑल थ्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से थ्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वही अपने टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अब बात करते हैं कि हमने पढ़ा भी था कि मैनेजमेंट एक्टिविटी जो होती है वो परवेसिव होती है। अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट का पार्ट है तो हर जगह पे अप्लाई होगा, चाहे टॉप मैनेजमेंट है तो उन एक्टिविटी को में भी होगा, मिडिल लेवल में भी होगा, लोअर लेवल में भी होगा। और दूसरे तरीके से अगर हम कहें तो टॉप लेवल में जो एक्टिविटी करेगा उसके अकॉर्डिंग मिडिल काम करे, मिडिल के अकॉर्डिंग लोअर काम करे, या ऐसे कह सकते हैं लोअर के अकॉर्डिंग मिडिल, मिडिल के अकॉर्डिंग टॉप, ठीक है, या वाइस वर्सा, कैसे भी अपन इसको समझ सकते हैं। तो इन तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में भी क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटी, कि सारे के सारे सिंगल डायरेक्शन में। सिंक्रोनाइजेशन होने से क्या होगा, सिंगल डायरेक्शन में सारे के सारे मिलके काम करेंगे, टास्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि इन सारे के सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हमें क्या लगाना है, कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी लगानी है। एज इफ ऑल द लेवल आर लुक टुगेदर, दे became a group, and as in case of every group they also require coordination among themselves। जो मैंने अभी आपको बताया कि इन सारे के सारे जितने भी फंक्शन लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैं, चाहे टॉप हो मीन सीईओ, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो भी है वो सारी जो भी एक्टिविटी बनाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, मिडिल लेवल और लोअर लेवल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरा ऐसे समझ सकते हैं कि जो लोअर लेवल या मिडिल लेवल काम करेगा वो किसके बिहाफ पे करेगा, टॉप मैनेजमेंट से कनेक्ट रह के उसकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि वो अपने अकॉर्डिंग काम करे, उसको डिपेंड रहना पड़ेगा टॉप मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी प्लानिंग के ऊपर, ठीक है। इसके बाद coordination is implicit and inherent in all function of management। implicit और inherent का मीन्स क्या है यहाँ पर, ये क्या होता है, पहले से क्या रहता है उसके अंदर व्याप्त रहता है। ऐसा नहीं है कि अलग से हम इनकी बात करें कि अलग से ये एक्टिविटी कहीं हमें एक्सप्रेसली बताना पड़ेगा। नॉट एक्सप्रेसली, नॉट एक्सप्रेस, इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, नॉट एक्सप्रेस्ड, जिसको हमने स्पेशली कोई क्लियर नहीं कर रखा, वो ऑलरेडी क्या होगा, जहां भी जो भी फंक्शन हो रहे हैं, जहां भी मैनेजमेंट लग रहा है वहां पर ऑलरेडी हम मान के चलेंगे क्या है, वहां पर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन भी होगा ही होगा। मींस मैनेजमेंट है तो कोऑर्डिनेशन है। अगर मींस अगर अपन समझें तो इनडायरेक्टली अगर अपन समझे तो मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होगा, कि मैनेजमेंट जब भी हम लगा रहे हैं तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करवाना, ठीक है। मैनेजमेंट को अपन सब समझ सकते हैं एज ए कोऑर्डिनेशन, कि जहां पर मैनेजमेंट होगा वहां कोऑर्डिनेशन होगा, और जहां कोऑर्डिनेशन होगा वहां ऑटोमेटिकली एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन जो हमने पढ़ी थी, कि क्या चीज बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन को, वो सारे के सारे फोर्सेस, वो सारी की सारी प्रैक्टिसेस जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। सिंक्रोनाइज का मतलब सारी एक्टिविटी को सिमुलेशंस करने का काम कर रहे हैं, इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि वो सब मिलकर एक सिंगल ग्रुप के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर सकें, ठीक है, चाहे वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो चाहे फंक्शन से रिलेटेड हो, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं, ये इस तरीके से कोऑर्डिनेशन का ये चार्ट दे रखा है यहाँ पे, कि कोऑर्डिनेशन में क्या क्या चीजें हैं। अब कोऑर्डिनेशन की हम बात कर रहे थे, पांचों फंक्शन, एक कोऑर्डिनेशन अगर बीच में नहीं है तो ये पांचों के फंक्शन कभी भी वर्क नहीं कर सकते। ये क्या हो गया यहाँ पर, इम्प्लिसिट है इन पांचों के पीछे। इसको एक्सप्रेसली हमने जब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे तो हमने अलग से नहीं पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन भी कोई फंक्शन होता है, लेकिन फिर भी इन पांचों फंक्शन के पीछे हमेशा क्या रहेगा, बैक साइड में कोऑर्डिनेशन रहेगा ही रहेगा। मीन्स चाहे ये दोनों प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, प्लानिंग और कंट्रोलिंग की बात करें, कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग की बात करें, डायरेक्टिंग स्टाफिंग की बात करें, स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग की बात करें। ये ओवरऑल पूरे की पूरे डायग्राम हमें क्या चीज डिनोट कर रहा है, कि सारी एक्टिविटी मिलकर ये हो रहा है एक्चुअल में सिंक्रोनाइजेशन।
ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी है। अगर इनको अलग अलग से देखा जाए तो पांचों एक्टिविटी अलग अलग है, लेकिन हम अगर किसी, जैसे अपन एक स्टूडेंट के ऊपर लेते हैं कि स्टूडेंट की प्लानिंग अच्छी है, बहुत अच्छी प्लानिंग बनाता है, पढ़ता बहुत अच्छी तरीके से, प्लानिंग अच्छी होती है, लेकिन क्या कर रहा है वो, ऑर्गेनाइजिंग अच्छी नहीं होता है। मींस प्लानिंग बनाई कि मेरे को 95 लानी है, लेकिन 95% के अकॉर्डिंग क्या क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, कितने कौन कौन सी कोचिंग होनी चाहिए, कौन कौन से किस स्कूल्स में एडमिशन होना चाहिए, क्या क्या आपको रिवीजन फ्लो होना चाहिए, क्या क्या मटेरियल आपको जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी बुक्स नोट्स की आपको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वो ऑर्गेनाइजिंग अगर नहीं कर पाया तो प्लानिंग बेकार हो जाएगी। अब ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली, प्लानिंग भी कर ली, लेकिन क्या हुआ, स्टाफिंग का मीन्स अपन अगर स्टूडेंट के बिहाफ पे लें तो उसने जो टीचर्स अपॉइंट किए वो प्रॉपर वे में नहीं कर पाया, कि मेरे को जो टाइम टेबल है, मेरा स्कूल टाइम टेबल, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी क्लासेस सेट नहीं कर पाया, तो अकॉर्डिंगली वहां पर भी उसके ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब डायरेक्टिंग की बात करें, टाइम टू टाइम उसको गाइडेंस नहीं मिल रही है तो उसके बाद भी काम खराब हो जाएगा, उसके गोल अचीव नहीं होंगे। बात है कंट्रोलिंग, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, प्लानिंग अच्छी बनाते हैं लेकिन क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं लगाते। मींस प्लानिंग बनाई कि आज के मेरे शॉर्ट टर्म प्लान में मेरे सपोज मैंने डिसाइड किया था कि मुझको आज बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट करना है, लेकिन पता चला कि शाम के टाइम में मैंने 2 घंटे रख रखे थे इसके लिए, बट पता चला कि मेरा कोई फ्रेंड आता है, वो कहता है मुझसे कि चलो इस टाइम पर अपन कहीं आउटिंग के लिए, विजिट के लिए चलते हैं, ठीक है, या कोई मूवी देखने के लिए चलते हैं। तो हमने क्या किया, अपनी प्लानिंग को छोड़कर हम तुरंत कहाँ चले गए, मूवी देखने। मीन्स क्या है वहां पर, लेक ऑफ कंट्रोलिंग। क्योंकि कंट्रोलिंग एक्टिविटी क्या कह रही है, जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किया है वो एक्टिविटी एज पर प्लान एक्चुअल में परफॉर्म हो रही है कि नहीं। तो ये क्या चीज है, ये सारी बातें क्या निकल के आती हैं, अगर हम आइसोलेशन में एक ही एक्टिविटी पर ध्यान दें तो कभी भी हमारा गोल अचीव नहीं होगा। मीन्स कोऑर्डिनेशन तो हमको हर हाल में रखना ही पड़ेगा, सारी की सारी एक्टिविटी में हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन एक क्लासरूम का हो, एक कोई फंक्शन का हो। आपने देखा होगा काफी सारे डांस परफॉर्मेंस होते हैं आजकल, उसमें एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर पिरामिड बना लेते हैं। तो वहां क्या कर रहे हैं वो, ऐसा नहीं कि एक सिंगल पर्सन की वजह से वो पूरा पिरामिड रेडी हो जाता है, पूरा टास्क परफॉर्म हो जाता है। उसके लिए सब लोगों को मिलके कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, तब वो एक पिरामिड स्ट्रक्चर क्रिएट करके देता है। ठीक है, तो अपन इसको सिंपल वर्ड में कोऑर्डिनेशन को समझते हैं एक तालमेल, सामंजस्य सारी एक्टिविटीज के बीच में। ठीक है, अब फीचर्स की बात करते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। सबसे पहली दे रखा है टॉपिक, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स। इंटीग्रेट का मतलब कलेक्ट करना, ग्रुप एफर्ट्स से एक सिंगल रिजल्ट निकालना, इंटीग्रेशन करने का काम करता है। कौन करता है, कोऑर्डिनेशन। जो अभी हमने समझ रहे थे ऊपर, उसको ही दे रखा है, इट इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। ऑर्डरली अरेंजमेंट का मतलब प्रॉपर वे में, सब सारी चीज क्या है, प्रॉपर वे में अरेंजमेंट ऑफ each and every एक्टिविटी इन प्रॉपर वे। ठीक है, सारी की सारी एक पर्टिकुलर कोई हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं उनका प्रॉपर ऑर्डर में होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज डिसऑर्डर हो गया तो वहां पर भी हमारा क्या है, रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको वो पिरामिड स्ट्रक्चर डांस का परफॉर्मेंस का एग्जांपल दिया था, तो उस डांस परफॉर्मेंस में पहले से उन लोगों को पता होता है कि नीचे वाली रो में कौन कौन व्यक्ति आएगा, उससे ऊपर वाली में कौन कौन होगा, फिर लास्ट पे जाके कौन उसके ऊपर किस तरीके से बिल्ड करेगा। वो सारी चीजें पहले से ऑर्डरली अरेंज होती हैं। ठीक है, उसको बोल रहे हैं। तो इंटीग्रेट कर रहा है ग्रुप एफर्ट्स को टू एंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एट पार विद द प्लान एंड शेड्यूल्स। जिससे क्या, वो किस चीज की इंश्योरिटी दे रहा है कि क्या हो रहा है, हमारा परफॉर्मेंस जो होगी किसके बेस पे होगी, एज पर प्लानिंग। जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है कि नहीं। वो कब हो पाएगा, जब हम ग्रुप एफर्ट्स को मिलकर अपने ग्रुप ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पहले से ऑर्डरली वे में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अब यूनिटी ऑटोमेटिकली जब कोऑर्डिनेशन होगा तो ग्रुप में काम करेंगे। अभी हम पढ़ भी रहे थे, बिजनेस इज ए ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, आइसोलेशन में अगर एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, कोई सपोज परचेज डिपार्टमेंट बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, तो कभी भी ग्रुप गोल अचीव नहीं होगा। क्योंकि प्रॉफिट निकल के कब आएगा, जब अल्टीमेटली जो परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल लाया, उससे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो गुड्स बनाया वो सेल्स डिपार्टमेंट ने बेच दिया और उससे प्रॉफिट अर्न निकल के आया। ठीक है, तो ये सारी चीजें कब हो पाएंगी, जब हम यूनिटी में काम करेंगे। यूनिटी कब आएगी, जब हम कोऑर्डिनेशन लगाएंगे। ठीक है, इट इज बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट। बाइंडिंग फोर्स जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे, फोर्सफुली अप्लाई किया जाता है, मैंडेटरी है
कि अगर हमको कहीं भी मैनेजमेंट है, आप एज ए मैनेजर कहीं काम कर रहे हो तो आपको ये देखना होगा, इंश्योरिटी लानी पड़ेगी कि कोऑर्डिनेशन वहाँ है या नहीं है, ठीक है। वेरियस डिपार्टमेंट एंड एंश्योर्स ऑल एफर्ट्स आर फोकस्ड टुवर्ड द अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ये मैं अभी आपको बता ही चुका। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मींस क्या है? नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेवर एंडिंग प्रोसेस मींस, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, बिजनेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब हमने पढ़ा था क्या, बिजनेस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यूअस है। अभी इससे पहले फीचर पढ़ा था हमने मैनेजमेंट, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यूअस है, लॉन्ग टाइम तक बिजनेस कंटिन्यू होने वाला है, तो क्या होगा, मैनेजमेंट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, ऑल्सो कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। अब मैनेजमेंट भी कंटिन्यूअस हो गया, जब दोनों चीजें कंटिन्यूअस हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या मान सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन भी फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कहाँ कहाँ रहता है, जब जब मैनेजमेंट आता है तब तब क्या होता है, हमारा कोऑर्डिनेशन वहाँ पर प्रेजेंट रहना कंपलसरी है, तभी मैनेजमेंट फंक्शन प्रॉपर वे में परफॉर्म हो पाएंगे, तभी हर फंक्शन का प्रॉपर रिजल्ट निकल के आ पाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गई। As its needs are felt at all level and all activity in the organization, it begins at the planning stage and continuous until controlling, ठीक है। प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक कंटिन्यूसली चलती है, और साथ ही साथ क्या होगा, प्लानिंग से कंटिन्यूस चलेगी कंट्रोलिंग तक। अब कंट्रोलिंग के बाद क्या होगा, वापस से नया ईयर आएगा, नया फाइनेंशियल ईयर या नया पीरियड आएगा, तो उसमें अपन वापस से क्या करेंगे, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग वाली एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गई, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जब तक बिजनेस रहेगा, जब तक मैनेजमेंट अप्लाई करना है, जब तक आपको रिजल्ट चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के बेटर, तो वहां पे आपको कंटिन्यूअसली कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, सामंजस्य बैठा के चलना पड़ेगा सारी की सारी जितनी एक्टिविटीज हैं उनमें, ठीक है। इसके बाद है अपना नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि परवेसिवनेस एक्टिविटी है ये, मैनेजमेंट हर डिपार्टमेंट में होगा, हर डिवीजन में होगा, ठीक है। तो परवेसिवनेस ऑटोमेटिकली होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, ऑल मैनेजर का मतलब जैसे हमने वहां पर अभी पढ़ा था, ऑल डिपार्टमेंट्स, जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में जितने पर्टिकुलर मैनेजर होंगे उनकी भी ड्यूटी है। अब उनके नीचे जितना स्टाफ काम कर रहा होगा, उस पर्टिकुलर मैनेजर अपने डिपार्टमेंट में भी उन एक्टिविटीज को अप्लाई करेगा, कोऑर्डिनेट करते हुए काम करेगा, ठीक है। तो ये ऑल डिपार्टमेंट्स में अप्लाई होने वाली बात है, क्योंकि हमने पढ़ी लिया है, कोऑर्डिनेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट दियर वर्क इन ए रेस्पॉन्सिबल मैनर, ठीक है। हर पर्सन को क्या करना होगा, किस लिए जरूरी है, सो दैट टू कैरी आउट, यहाँ मेन चीज दे रखी है टू कैरी आउट, इससे होगा क्या, अगर हम इसको ऑल मैनेजर पे एप्लीकेबल करते हैं तो वो क्या करेंगे, सारे के सारे मिलके क्या करेंगे, रेस्पॉन्सिबल मैनर में प्रॉपर वे में अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और क्या करेंगे फिर सारे मिलकर ग्रुप एक्टिविटी, एक यूनिटी में क्या करेंगे, गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे, ठीक। इसके बाद है अपना कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिबरेट फंक्शन, डेलिबरेट फंक्शन मींस जानबूझकर किए जाने वाला, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी ऊपर ही कि वाइंडिंग नेचर का होता है, डेलिबरेट मतलब क्या बोल रहे थे अपन, जो अपन अभी ऊपर पढ़ के आए थे, वाइंडिंग फोर्स, कि हमको ये चीज तो अप्लाई करनी ही पड़ेगी अगर हमको रिजल्ट चाहिए, एज वी वांट्स वी वांट टू अचीव कलेक्टिव रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, कलेक्टिवली मिलके जो हमारे हर डिपार्टमेंट का जो गोल है उसको अचीव करना चाहते हैं, तो हमको इसको अप्लाई करना ही करना पड़ेगा। मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन ए concise and deliberate manner, in other words coordination is never established by itself, rather it is concise effort on the part of every manager, means every manager की क्या हो गई ये responsibility of every
मैनेजर, ठीक है। लास्ट इसके बाद है अपना कोऑर्डिनेशन इज ए ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मैं आपको बता ही चुका था, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, हर एक्टिविटी पे लग रहा है और लेवल पे लग रहा है, तो क्या हो गया। और परवेसिव मैंने अपने मैनेजमेंट में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट परवेसिव नेचर का मीन्स था कि हर तरह की नेचर ऑफ डिपार्टमेंट में, नेचर ऑफ इंडस्ट्री में, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको अप्लाई करते हैं। तो जहां जहां मैनेजमेंट जिस नेचर का है, जिस एक्टिविटी का है, वहां पर हम परवेसिवली क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन को भी रिक्वायर करना ही हमें पड़ेगा। इट इज नीडेड इन ऑल डिपार्टमेंट एंड ऑल लेवल्स। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन लीड टू ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। ये बार बार ओवरलैपिंग आ रहा है। ओवरलैपिंग का मीन्स है एक्टिविटीज का जब शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग को अपन लिख सकते हैं नॉट एज पर शेड्यूल। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही टाइम पर दो टास्क एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों की टाइमिंग डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों क्या है अपनी, क्योंकि हमने पहले से शेड्यूल प्रॉपर नहीं बनाया, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें पता नहीं होगा कि कौन सा टास्क कब परफॉर्म करना चाहिए। अभी यहाँ एक क्वेरी है, कोऑर्डिनेटर सेलिब्रेटिंग मतलब मैनेजमेंट इज एफर्ट ऑफ सो मैनी पीपल नॉट एन इंडिविजुअल। चलो वो मैं अभी आपको बताता हूँ इसका आंसर, ठीक है। तो ये अभी आपको मैंने 6 के 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं मैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। एक बार दोबारा से देखते हैं क्या क्या चीजें थी। कोऑर्डिनेशन सबसे पहली चीज क्या होता है, इंटीग्रेट करने का काम करता है ग्रुप एफर्ट्स का। दूसरा यूनिटी ऑफ एक्शन की बात करता है। तीसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। इसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सारे के सारे मैनेजर फॉलो करेंगे, डेलिबरेटली करेंगे। बाई नेचर अपने आप परफॉर्म नहीं होगा, जानबूझकर करने वाली एक्टिविटी है। और जो भी काम करेगा मैनेजर, वो सारी एक्टिविटी पर, हर टास्क पर करेगा, जिससे कि ओवरलैपिंग ना हो, ठीक है। तो अभी अपन क्लास को यही ओवर करते हैं। इसके बाद